बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फिलहाल जो जिस तरह से कल साइकोलॉजिकल वॉर एक तरीके से चली, क्योंकि हमें भी नींद नहीं आई, मैं भी काफी रात तक जो है वो जगता रहा कि न जाने, क्योंकि जिस तरह का माहौल जब हम लोग डिबेट कर रहे थे उस वक्त जो जो खबरें निकल के आ रही थी उससे हम सब यही लग रहा था कि अब और तब वॉर जो है वो छिड़ने वाली है। लेकिन एक तो फौज ने वहां की मना कर दिया, ट्रम्प ने तो ओके कर दिया था, लेकिन फौज ने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसी खबर आ रही है। दूसरी चीज, जो 3 पॉइंट्स हमने जो बताए थे ईरान के हवाले से, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं कि अब क्या सूरत हाल है और वॉर कहां पे रुकी, क्या है क्या। और उसके बाद हम फिरोज बख्श साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल कर ही लेता हूं। उसके बाद इत्मीनान से हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार मौलाना आजाद, उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर, और फिलिस्तीन का झंडा आप इन पे देख सकते हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं। मैं इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, फिरोज बख्श अहमद साहब का। बहुत जिम्मेदारी से बहुत अच्छा तजिया आप पेश करते हैं। तो मैं राशिद रिजवी साहब, वॉर कहाँ पे इस वक्त है? मुमताज भाई, आज भारतीय समय 2 बजे के आसपास इनके बीच में कुछ डील हुई और ये डील कुछ इस तरीके से थी कि अरब देशों ने उन्होंने ट्रम्प के सामने सॉरी बोल दिया कि हम आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी कि आप हमारा एयरबेस नहीं यूज करिएगा, क्योंकि इससे मेरे मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। जिसमें कतर, ओमान, सऊदी अरबिया, ये 3 लोग पूरी रात लगे थे। इन्होंने सऊदी अरबिया के ऑफिशियल से भी बात की। ऑफिशियल से बात करके उन्होंने उनको ये मैसेज कन्वे किया। डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प से दिन में बात हुई, मतलब दिन में क्या, जब हमारा दिन उनकी रात हो जाती है। तो कल की पूरी रात, जो पूरा वहां दिन होता है, ये तीनों देश लगे हुए थे पूरी तरीके से, कंप्लीटली। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प 2 तरफ से घेर रहा था। एक तो ग्रीनलैंड, अब वो इधर दिखाना चाह रहा है कि ग्रीनलैंड पे कहीं कब्जा न कर ले रशिया, जो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और रशिया ने धमकी दी थी अमेरिका को कि अगर ईरान में कुछ हुआ तो फिर अंजाम अच्छे नहीं होंगे, अगर हमले हुए। तो जो हालात कल तक थे, कल रात तक थे या आज सुबह तक, आप भी समझिए कि जिस तरीके से इजराइल का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट था वो जा करके भाग गया, फिर ग्रीस तक रिपोर्ट आई और कई ट्वीट इजराइल से आए हैं, कई ट्वीट इजराइल से आए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हुए हैं। नेतन्याहू अभी तक ट्रैक नहीं हुए हैं कि अभी तक उनका पब्लिक में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, ना कोई उनका ऑनलाइन कोई स्पीच आई है कि एक्चुअली वो है कहाँ, वो ग्रीस भाग गए या ईरान में है, सॉरी इजराइल में है। कोई उनका अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो एक चीज तो समझ गए थे कि लड़ाई होगी तो हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये चीज एकदम समझ में नहीं आ रही थी। तो मुमताज भाई, ये कई टुकड़ों में छोटी छोटी बटी हुई चीजें हैं। लेट नाइट, वहां का लेट नाइट, और यहां पर मेरे ख्याल से शाम को एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रम्प का एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि हमको हमारे बहुत ही खास लोगों ने बताया है कि ईरान में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, किसी को गोली नहीं मारी जा रही है और किसी को फांसी दी जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। अब उनके स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहे हैं अब्बास अराची, विदेश मंत्री ईरान। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी को कोई फांसी देने का इरादा नहीं है। तो अब तो ये मतलब अटैक होगा नहीं होगा, नेतन्याहू भागे नहीं भागे,
आगे क्या होने वाला है वो शंका की बात है, लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई है जो अब्बास अराची ने कह दिया कि हमारे यहाँ किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, जबकि इनका पहले से फांसी देने का पूरा इरादा था, पहले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुआ था। अब मैटर है जंग की, जंग में कोई जाना नहीं चाहता। अमेरिका बिना अरब देशों के जंग में नहीं आ सकता था, बिना उनके कंधे पे रखे। बंदूक अमेरिका की होती है लेकिन कंधा अरब देशों का था। अरब देशों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे अपना कंधा आपको, हम आपको अपना कंधा नहीं देंगे। तो अब ये अपने कंधे से तो बंदूक चलाने से रहा। दूसरा, ईरान की जो हालात हैं, ईरान जंग में किसी भी हाल में नहीं जाना चाहता। मतलब जंग में जाने का मतलब ये आप समझ लीजिए कि इनकी इकोनॉमी और डिस्टर्ब होनी। आप बड़ी बड़ी बातें कर लिए, बड़े बड़े भाषण दे दीजिए, आप धमकी दे दीजिए, वो सब सही है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो हर देश एक दूसरे में बनाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मादुरो भी धमकियां दे रहे थे कि अमेरिकी सोल्जर्स आएंगे तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ कदम रखा है, और समथिंग समथिंग बहुत सारे उनके भी बयान थे। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए, एक झटके में मादुरो उठ गया, पता भी नहीं चला उनको, एक झटके में उठ गया, पता नहीं चला। तो बयान, स्टेटमेंट चलते रहते हैं, धमकी चलती रहती है। ये एक जो बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की बात होती है इसमें, कि हम कितना दबाव बना ले जाते हैं। तो ईरान ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोई फांसी नहीं होगी। जब ईरान ने कह दिया तो हमने मान लिया। अब मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो चाइना के तरफ से इनका वॉर वो आ रहा है, लड़ाकू युद्धपोत इनका आ रहा है, और वो इसी कहीं जगह पर वो सेट करने का प्लान कर रहे हैं अमेरिका, तो ये चीज एक असमंजस की है। या हमको तो यहाँ पे ये भी लगता है कि अभी फौरी तौर पर इन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया है युद्ध के। अगर इनका वॉरहेड स्टेबल हो जाता है उस रेंज में जहां वो चाहता है, तो इनको एयर बेसेस से जरूरत ही नहीं रहेगी। अब्राहम लिंकन ही एक एयरबेस की तरह है पूरा उनका, जहां पर 3 से 4 हजार सोल्जर्स रहते हैं उसमें। उसके सपोर्ट में और कुछ छोटी छोटी, और हमारे यहाँ जैसे INS विक्रांत है, वहां वो छोटे छोटे उनके शिप है वैसे। और अब्राहम लिंकन तो बहुत बड़ा है कि उसमें 2 फुटबॉल ग्राउंड निकाल दोगे आप। तो उसको लाके यहाँ कहाँ सेट करना चाह रहा है अमेरिका, अभी इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है मुमताज भाई। तो हम ये तो मान सकते हैं कि फौरी तौर पे एकदम क्लियर है, क्योंकि जब शाम को 2 से 3 के बीच में मैंने मोबाइल उठा करके सॉफ्टवेयर पर तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैंने सीन किया, तो हमको वहां पर आपके सॉरी, ये आपके टर्की की इस्तांबुल की फ्लाइट का लैंडिंग दिखा रहा था, मास्को की फ्लाइट का लैंडिंग दिखा रहा था, अजरबैजान की फ्लाइट का दिखा रहा था। तो हमको लगा कि अब इन्होंने धीरे धीरे अपना शुरू कर दिया है। कल की डेट में बिल्कुल जीरो था। आप अगर वहां पर चेक करते कौन कौन सी फ्लाइट खड़ी है, तो एक भी फ्लाइट नहीं थी। कौन कौन सी आने वाली है, सारा शेड्यूल जो है कैंसिल था। लेकिन अब उनका आप खोलेंगे एप्लीकेशन तो देखेंगे कि कौन कौन फ्लाइट नंबर किस एयरपोर्ट से आने वाली है कल। और आपको बता दें, तेहरान में 2 एयरपोर्ट है, एक इमाम खुमैनी है और एक और है। जो इमाम खुमैनी तेहरान से काफी बाहर है, आउटर में, और जो पुराना इनका ओल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो तेहरान के अंदर है, बिल्कुल आबादी के आसपास। तो उस एयरपोर्ट पर जो जहाजें आ जा रही थी वो डोमेस्टिक थी, वो मशहद से आ रही थी और कौन कौन से सिटी है उनके वहां से आ रही थी, तो उतना दिखा। लेकिन आज थोड़ा सा चहल पहल तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखी। कल यही हाल था आपका इजराइल का। तेल अवीव में इक्का दुक्का फ्लाइटें नजर आ रही थी, हाइफा पूरा खाली था।
हाइफा में कोई फ्लाइट का सीन नहीं था। तो और आज तेल अवीव में अच्छी खासी फ्लाइट दिखी शाम को। तो ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ जो बैकडोर मीटिंग चल रही थी, कोई बात हुई है जिसकी वजह से मैटर पोस्टपोन हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि ऐसा वहां पर कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी को गोली नहीं चल रही है, किसी को फांसी नहीं होगी। और ये मेरे बहुत ही खास लोगों ने बताया है, और वैसे भी मैं इसको रीचेक करूंगा, इसको मैं एक बार रीचेक करूंगा। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खास लोग कौन है? कतर है, सऊदी अरब है। उन्होंने कहा वहां कुछ नहीं हो रहा, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? और उन्होंने बोल भी दिया होगा अब्बास अराची को कि आप ये सब मत करो, फांसी उसी वाला कुछ दिन के लिए टाल दो, उनको जेल में पड़ा रहे तो बाद में धीरे धीरे दे दो, लेकिन शोर शराबा करके मत दो कि उनको मौका मिले गर्म होने का। और वैसे भी वो तैयार ही नहीं थे। अच्छा एक चीज है, अगर जंग होती है तो उसमें फायदा या नुकसान ईरान का होता है या अमेरिका का होता? बर्बादी सिर्फ इन अरब देशों की होती। तो ये देख रहे हैं कि ना मेरा फायदा है ना नुकसान है, वो हमारा कोई फायदा भी नहीं है, बिल्कुल ना इधर से ना उधर से। राशिद जी रिज साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है और एक अच्छा तजिया आपने किया है। लेकिन देखिए, हम इस बात से क्या फिरोज बख्श साहब नजरअंदाज इस बात कर सकते हैं कि खुद अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है। खुद अमेरिका के अंदर बहुत प्रोटेस्ट है, अनरेस्ट वहां पे भी है। तो जब वहां के हालात अच्छे, फिर फौज भी समझ रही है। देखिए, पहले की बात अलग थी कि मार के चले आते थे गिरा के, लेकिन अब उनको ये डर है कि अगर गए वहां पे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हम जो है लौट के चले आएंगे। अब इतना आसान नहीं है। तो और पता नहीं है कि क्या क्या है ईरान के पास अभी। तो बहुत देखिए, ये सही है। अच्छा, अब अमेरिका को तो बहाना भी चाहिए था। वो समझ गया कि साइकोलॉजिकल वॉर से कुछ नहीं होगा, और हम अटैक भी, जैसे 1000 तैयार है या बेड़ा तैयार है, ये तमाम चीजें हैं। नहीं जी, कुछ कहना चाहते हैं राशिद रिज साहब? मैं देखिए फिर देखिए देखिए, आप अमेरिकी फौज को क्या समझते हैं? ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास कम फौज है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की फौज के नाम पर, या अमेरिका की गवर्नमेंट ने अमेरिका की फौज के नाम पर चीज को विड्रॉ कर रहा है, एक सेकेंडरी पार्ट है मुमताज भाई। लेकिन अगर आप इस हिस्ट्री में जाएंगे अमेरिकन सोल्जर्स की, इन्होंने ताइवान से जंग लड़ी। ताइवान के बाद इन्होंने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। ताइवान के बाद नंबर आया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान पे ये हवाई जहाज से खाली बमबारी करते रहे। ये सिर्फ तालिबानों के एरिया की बमबारी करते रहे। तालिबानों के पास AK-47 जैसी गनों के अलावा कुछ नहीं था। उनके पास न तोपे थी, न उनके पास फाइटर प्लेन थे, न उनके पास मिसाइल थे। तो ये उनका ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं लंबी लड़ाई का। आप फिर आइए इराक में। इराक में सिर्फ अमेरिका नहीं था, पूरा नाटो था। अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा था, बाकी पूरा नाटो था। आप आइए लीबिया में, लीबिया में भी नाटो ही था। सीरिया में आइए, उसमें भी इनके जो लोग थे सोल्जर्स, वो खाली फाइटर प्लेन से बमबारी करते थे। आमने सामने से गोली भी नहीं चलती थी इनकी। लेकिन अब इनका जब सामना पड़ रहा है एक ऐसे मुल्क से कि जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जिसके पास फाइटर प्लेन भी है, जिसके पास एयर डिफेंस भी है, तो मुमताज भाई अब अमेरिका को या उसके लोगों को तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर हम जंग में चले जाते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। और अगर ये बात उनके सोल्जर्स उनको सजेस्ट भी करते हैं तो हमको लगता है नहीं कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं। आप बताइए इजराइल को क्या क्या तजुर्बा है सिवाय बमबारी के अलावा? अगर इजराइल से एयर स्ट्राइक हटा दी जाए ना, तो एक छोटे से गिरोह से नहीं जीत सकता है ये, सिर्फ हुतियों से नहीं जीत सकता है ये। उसकी जो ताकत है वो एयर डिफेंस है, जो उसकी ताकत है वो एयर लेवल पे है। जमीन पे इनकी कोई ताकत नहीं है। जी मुमताज भाई? जी, नहीं नहीं, बिल्कुल यही चीज है। और देखिए वहां पे फिरोज बख्श साहब, अमरीकी फौज ने कहा कि अगर मसला हल नहीं हुआ एक वॉर से, तो ये लंबी जंग चलेगी। दूसरा देखिए, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उधर रूस, यूक्रेन, और रूस भी तैयार है मौके का फायदा उठा के।
तो हम जो बार बार कह रहे थे फिरोज बख्श साहब कि इस बार जो जंग होगी तो वो अमेरिका में वॉर दाखिल हो जाएगी, चाहे वो जिस हवाले से, ऐसा नहीं कि इस बार बचेगा। तो अच्छा, फिर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सीट का भी खतरा है, लेकिन वो अपनी चौधराहट जो है वो बाकी रखना चाहता है। इसीलिए आप देखिए कि कतर से मिलके और ये वो कि भाई हमारी इज्जत जो है वो बचा लो। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज कह रहा हूं फिरोज बख्श साहब, आप फिलहाल कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका पे भरोसा करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, नसीरुद्दीन साहब ने अपडेट किया है, गाजा में सीज फायर प्लान टू लॉन्च, हमास ने किया वेलकम। ये अच्छी खबर कम से कम आ रही है गाजा से। तो इसका हम सब जो है इसका इंतजार कर रहे थे कि कम से कम वहां पे जो सीज फायर प्लान 2 है ये वहां पे जारी हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे झुकना पड़ा और उन्हें आखिरकार ये प्लान जो है 2 वो जारी करना पड़ा, वहां पे उन्हें बैठना पड़ा। एक और यहाँ पे अपडेट दिया है हसन रिजवी साहब ने, इजराइल को जोर का झटका, धीरे इजराइल ने ईरान के अंदर अपने एजेंट को फैलाया जो कि मारे गए या दबोचे गए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा जो है इसके अलावा एक और यहाँ पे आ रहा है फिरोज बख्श साहब, वेनेजुला का एक और तेल टैंकर जहाज अमेरिका ने किया कब्जा। ये चलता रहेगा। लेकिन फिरोज बख्श साहब, कल आपने जिस तरह से चीजों का बयान किया था, आज मैंने हेडिंग भी वो लगाई कि इमाम खुमैनी ने तो कफन बांध लिया। अब जो कफन बांध ले तो फिर क्या क्या बचता है फिरोज बख्श साहब? ये क्या क्या सिचुएशन अब आप देख रहे हैं? और बयानबाजी को आपने बहुत सारी बातें सुन ली। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम सामाईन को मेरा सलाम और हमारे दोस्त राशिद साहब को भी। ऐसा है, देखिए कि आपने जो मुझसे सवाल किया है इसका कोई 35-40% जवाब आपने एक सेंटेंस में पहले दे दिया है। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या सिचुएशन रहेगी, लड़ाई होगी या नहीं होगी, और आपने फिर जो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है 35-40% जवाब आपका ये है कि अमेरिका धोखेबाज है। ठीक है ना? तो गाना है ना को हमारी फिल्म में कि तुम तो धोखेबाज हो। तो ये गाना इन पे बिल्कुल फिट उतरता है ट्रम्प साहब के ऊपर। तो अभी तो ये दिखा रहे थे कि अब मतलब जैसे दिखा रहे हैं, अभी भी दिखा नहीं रहे थे कि तमाम तैयारियां हो रही हैं लोगों को बुलाया जा रहा है ईरान से इसराइल से बुलाया जा रहा है सारा। ठीक है, और वही घड़ी में तोला घड़ी में माशा। फिर कभी ऐसा मतलब महसूस होता है कि शायद ये पीछे हट रहे हैं। फौजी कह रहे हैं अभी ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बिगिन द वॉर। कुछ ये बड़ा ना, ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। हम लोग बेशक डिस्कशन करते हैं, लेकिन ठीक है, अपनी जितनी भी हमारी पहुंच है पूरा हम उसको कोशिश करते हैं, स्टडी करें, सुने, जाने, पढ़ें उसके बाद। लेकिन सिचुएशन अभी भी बड़ी फ्लूइड है। अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि वॉर होगी, या हम पक्का नहीं कह सकते नहीं होगी। लेकिन अभी एक आपने बड़ी खबर आ फरमाया, रही, मैं बस चंद सेकंड रुकूंगा। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सैनिक कतर वापस लौटे। ये खबर आ रही है कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो कतर वापस लौटे हैं और ईरान ने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या तेहरान पर हमलों से वापस लौटे। ये देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर ये आ गई है। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं फिरोज बख्श साहब, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर आई है। जी फिरोज बख्श साहब कंटिन्यू करें वहीं से। वो ठीक है, वो खबर भी ठीक है। जब एक वॉर का प्रोपेगेंडा चलता है और उसके बाद वॉर होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों चीजें हैं, ये भी 50-50 होती हैं। जब भी जहां भी चलता है वॉर प्रोपेगेंडा, वॉर होती भी है नहीं भी होती है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा डॉक्टर मुमताज, अभी आपने कहा कि भाई वो कतर में इनकी जो बेस है अल उदैद या जो भी है, वहां पे इनके फौजी लौट आए हैं। बेस से निकालने का मतलब ये था
कि शायद ईरान से खतरा था, वॉर हुई तो ईरान वहां अटैक करेगा तो उनके फौजी मारे जाएंगे। ये ठीक है, उनके वो फौजी वापस आ गए। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं, एक मैंने वीडियो सुना और वीडियो में कहा गया कि ईरान और अमेरिका कुछ ऐसी नूरा कुश्ती करेंगे कि सारा वॉर का सब तामझाम दिखा के, बिल्कुल फियर साइकोसिस क्रिएट करके, धमकियां दे करके, और ये आपस में कुछ जो है अपनी, वो भी अपनी मतलब ये समझिए कि अपनी इज्जत बचाएंगे, ये भी अपनी इज्जत बचाएंगे, वॉर नहीं होगी। मैं कहता हूँ ये भी अच्छा है अगर ऐसा हो। वॉर कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। और वॉर हो, उसमें कौन हारे कौन जीते, ये फैक्ट है कि जिस तरीके का सिलसिला चल रहा है, जो जिस तरीके का मामला चल रहा है, अ, सुप्रीम कमांडर खुमैनी साहब, अल्लाह उनको महफूज रखे और उनकी उम्र में जो है अल्लाह जो है बरकत करे, उन्होंने वाकई में सर से कफन बांध रखा है, ठीक है। तो ये जो बात थी, थोड़ा मजाकिया बात है, वॉर में सब चीजें चलती हैं, कुछ मजाक भी चलता है कि वो ये दोनों में कुछ एग्रीमेंट हो जाए कि हम डरा के फिर लड़ेंगे नहीं। वॉर हो सकती है, 50-50 चांसेस अभी भी हैं, ठीक है। और कम से कम जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका पे तो आप हरगिज भी किसी तरह का आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि पूरा वॉर का सब झांकी दिखा के वॉर ना करे, वो अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रस्ट होगा। और ये कि कोई ये दिखा के नहीं नहीं एवरीथिंग इज पीसफुल, कुछ ज्यादा नहीं है, ईरान में भी दंगे भड़कने कम हो गए या खत्म हो गए, या फिर ईरान फांसी नहीं दे रहा किसी को, तो ये सब करके कि भाई हम अब जो हमारी कुछ शराइत थी कुछ वो मान ली गई हैं, मानी जा रही हैं, हम अटैक नहीं करेंगे, वो फिर भी अटैक कर सकता है। तो अभी नथिंग इज सर्टन, द ओनली थिंग दैट इज सर्टन इज अनसर्टेनिटी, यानी वी हैव टू वेट एंड वॉच, हमें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अभी आज एक और खबर आई, आज मैंने कहीं देखी, वो तो हमारे कहीं अपने ही हिंदुस्तानी चैनल पे देखा कि भाई वो अ, कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, भी आज की रात का भी कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। बिल्कुल ठीक है, वो तो किसी अगले सेकंड का नहीं पता ना। तो मैं मतलब अल्टीमेटली मेरा एनालिसिस ये है कि वॉर होने का या ना होने का चांस जो है वो 50-50 है। लेकिन मैं मेरा जो जो वजन जो ज्यादा मैं अपना सोच रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, वो ये कि वॉर शायद नहीं हो, क्योंकि अमेरिका अपना जो वजन है वो ग्रीनलैंड वगैरह पे भी दे रहा है, क्योंकि वही बात हो गई कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ईरान को अपने कब्जे में करके क्या कर लेगा, तेल ही लेगा ना, बस तेल खींच लेगा और क्या है, अपने पिट्ठू बिठा देगा, उसमें भी उसको तेल ही मिलेगा या और कुछ चीज मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ मिल गए, ईरान के मौतनियात मिल गई। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बहुत पॉजिटिव सौदा नहीं है, इसलिए कि ईरान पे अगर वो कब्जा करना चाहेगा, ईरान पे कब्जा कर लेगा, तो फिर ईरान भी जो इसकी, अब हम तो ये कई दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो बेसिस हैं वहाँ वेस्ट एशिया में, और यहाँ तक के इसकी जो बेसिस अगर तुर्की में भी है तो वहां तक भी ईरान उसको नहीं छोड़ेगा, ये बात इनको पता है। अब जैसे हमने शुरू से हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ सुप्रीम कमांडर खमेनाई ही नहीं, जितना भी ईरान है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है थोड़ा सा मुझे जरा आप चेक करके बताइए। हर हर ईरानी शख्स और खातून इस वक्त सर पे 9 करोड़ कफन के बांध के आसपास है, बैठे हैं। 9 करोड़ के आसपास। 9 करोड़ के आसपास है, और ये 9 करोड़ जो है ये ईरानी बाशिंदे नहीं है, ये 9 करोड़ जो है ये सारे सुप्रीम कमांडर हैं, ये सारे खामेनाई हैं, ठीक है। और जिन्होंने दंगा फसाद किया, हमें पता नहीं क्या उनके, अब ये तो सब खुल के सामने आ गया ना कि इसराइल ने और अमेरिका ने उनको भड़काया, क्या किसी पैसे दिए, हथियार दिए, सारी चीजें खुल के सामने आ गई। और अरागची साहब ने भी, जो एम्बेसडर्स थे जितने भी उनके पास आ सकते थे नेटो कंट्रीज के, उनको कहा देखो ये इनके पास हथियार कहाँ से आ गए, और ये तो उनको बसीजी को मार रहे थे, और जो उनके पुलिस वाले हैं ईरान के उनको मार रहे थे, वो काफी मारे गए,
ये तो उल्टी गंगा बह रही थी और उसको कह दिया जी हजारों लोग मारे गए। अब यह है कि मेरा ख्याल ये है कि ट्रम्प साहब को जो है अब ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई फायदा उनको नहीं है, वॉर से कोई फायदा नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो कह के मैं इजाजत आपसे लूंगा इस सवाल के जवाब में, कि किसी ने ये लिखा कि अगर अगर खुदा न खास्ता इसका होल्ड हो जाता है यूएसए का ईरान के ऊपर, तो उससे पाकिस्तान और चाइना को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन इंडिया का उसमें नुकसान है। इंडिया किसी हालत में नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करे या उसका कब्जा हो। ये सारी चीजें देखिए, ये वॉर प्रोपेगेंडा जो है ना, ये वॉर इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इसमें सब तरह की चीजें आती हैं और फिर अल्टीमेटली वॉर होती है, तब सब कुछ। अब देखिए जब मैं और आखिर में तो 10 सेकंड में मैं और लूंगा आपके। देखिए जब ईरान के ऊपर हमले किए गए, B-2 बॉम्बर से हमले किए गए, उससे पहले उनके बड़े से बड़े जो उनके साइंटिस्ट थे उनका सफाया कर दिया गया, उनके फौजी अफसरान का सफाया कर दिया गया। तो लोग तो ये समझने लगे गया ईरान, तो अब खत्म ईरान, छुट्टी ईरान की, और अब कौन बनेगा इसका नया सदर, ये सारा ये बातें। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, ये वॉर की जो असलियत है ना, उसके छुपे हुए राज हैं। ईरान के पास और भी कई छुपे हुए राज हैं इस वक्त, जो उस वक्त खुलेंगे। मैं कहता हूं अल्लाह करे ना खुले, वो खुलेंगे जब वॉर होगी। मैं नहीं चाहता वो खुले, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वॉर नहीं हो, लेकिन वॉर हो गई तो वो राज खुलेंगे, और वो राज ऐसे होंगे, वो सबके लिए निहायत खतरनाक होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक वो जो राज होंगे, वो अमेरिका और इसराइल के लिए होंगे, उनकी तमाम बेसिस के लिए होंगे, जितनी भी उनकी 40, 50, 60 बेसिस हैं उस एरिया में, वेस्ट एशिया में, टिल टर्की। ठीक है, तो किसी को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने कुछ किया हो ना किया हो, महंगाई हो कुछ हो, वहां खाने पीने को मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, उनका जो करेंसी है वो लाखों, $1 के मुकाबले में लाखों करोड़ों पहुंच जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ईरान मरने को पहले तैयार बैठा है और मारने को तैयार बैठा है। ट्रम्प साहब इसको समझ चुके हैं। अगर वो वही होशमंद शख्स होंगे तो वो अटैक नहीं करेंगे। अटैक करेंगे तो उनसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्या मैं कहूँ कि हवन्नक और उनसे उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा ईरान को इस वक्त जो है अटैक करके, अटैच करके। जी डॉक्टर मुमताज।